नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे एक अलग विषय पर बात करूँगा, जिस बारे में मैंने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। मैं स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म और साइकोथेरेपी के एक लिंक के बारे में आपसे इस वीडियो में बात करूँगा। अध्यात्म के लिए मैंने सिख धर्म के 3 जो स्तंभ हैं, 3 पिलर्स ऑफ सिखिज़्म उनको चुना है। मतलब नाम जपो, किरत करो और वंड छको। इस प्रिंसिपल, इस आइडिया या इस नियम पर या इस सिद्धांत पर मैं आपसे बात करूँगा कि ये जो 3 पिलर्स हैं, 3 स्तंभ हैं सिख धर्म के, ये क्या कहते हैं और किस तरह से हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को और हमारी हेल्थ को गाइड करने में हमें हेल्प कर सकते हैं या करते हैं। और थेरेपी मेंटल हेल्थ वाले एरिया से मैं एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी मतलब एसीटी, इस थेरेपी के कुछ कोर प्रिंसिपल्स जो सबसे मेन, सबसे प्रमुख जो आइडिया हैं, नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनके बारे में बात करूंगा। और हम देखेंगे कि किस तरह से जो 500 साल पुराने सिख धर्म के जो 3 पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, वे किस तरह से आज के समय की आधुनिक ज़माने की जो थेरेपी है, उससे मेल खाते हैं या कहीं न कहीं उन्हीं को रिज़ेम्बल करते हैं। या ये कहें कि थेरेपी में भी जो एक थेरेपिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट जो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए जिन सिद्धांतों को, जिन नियमों पर और जिन टेक्निक्स पर वर्क करते हैं, काम करते हैं, सिखाते हैं अपने क्लाइंट्स को, समझाते हैं, वे वही सिद्धांत हैं, वही नियम हैं, वही प्रिंसिपल्स हैं, जो कि आज से 500 साल पहले गुरु नानक देव ने भी दिए थे और जिस पर सभी सिख और वे लोग भी जो सिख धर्म में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, वे भी उन्हें फॉलो करते हैं। सिख धर्म के बहुत ही प्रमुख पहलुओं में से एक है 3 पिलर्स, 3 स्तंभ। और एसीटी जो है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, वो आजकल करीब-करीब सभी डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में अप्लाई की जाती है, इंप्लीमेंट की जाती है। हालांकि ज्यादातर जो कॉमन थेरेपी है वह है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब सीबीटी। पर एसीटी जो हमारी वैल्यूज, हमारे या ये कहें कि संस्कार, हमारे जो कर्म हैं, एक्टिविटीज हैं, एक्शंस हैं और जो मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल वैल्यूज हैं, उन पर आधारित होती है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी तो हमें अपने विचार, अपने व्यवहार बदलने के लिए मोटिवेट करती है या सिखाती है कुछ नियमों के आधार पर एसीटी हमें अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज और कुछ मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने, उनके हिसाब से जीने को प्रेरित करती है, सिखाती है। तो आइए अब हम इस पर बात करते हैं कि कैसे ये दोनों अलग-अलग आइडियाज या ये कहें कि अलग-अलग एरिया से लिए गए प्रिंसिपल्स, नियम किस तरह से समान रूप हैं, एक जैसे हैं और कैसे हम ये समझ सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए सिख धर्म के ये जो 3 स्तंभ हैं, इनको भी फॉलो किया जा सकता है। ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं मेंटल हेल्थ को बेटर करने में। और साथ ही साथ अगर हम थेरेपिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट की जो टेक्निक्स हैं, जो कि एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी पर बेस्ड होती हैं, उनमें किस तरह से एक रिजेम्बलेंस मिलती है और वे जो नियम हैं थेरेपी के, वे जिस तरह से हमें हेल्प करते हैं, उन्हीं के अनुसार हम ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, 3 पिलर्स हैं, 3 स्तंभ हैं, इन्हें भी समझ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो या तो ये कह सकते हैं कि अगर आप सिख नहीं हैं, तो अगर आप एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी की मदद से अपनी मेंटल हेल्थ बेटर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि केवल वो 3 स्तंभ, 3 पिलर्स, 3 मेजर आइडियाज अपने में सफिशिएंट हैं हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए, काफी हैं, पर्याप्त हैं, जिससे कि हम अपने मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को भी काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं, अपने सिम्टम्स में रिलीफ ले सकते हैं, अगर हम सिख धर्म के इन 3 स्तंभों में विश्वास रखें और उनको फॉलो करें। तो पहले बात करते हैं कि जो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है, उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं। पहले हम इस बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिख धर्म के जो 3 स्तंभ हैं, उनसे भी ये मेल खाते हैं और उन्हें भी हम इन एसीटी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी इस बात पर बेस्ड होती है, इस आइडिया पर बेस्ड होती है कि हमें अपने जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारा जो इमोशनल पेन है, जो हमें जो किसी तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये जो सभी डिसऑर्डर्स हैं जो किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम, डिस्ट्रेस और डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, इन सभी सिम्टम्स को
दूर करने की बजाय पहले हमें ज़रूरी होता है कि हम इनमें हो रहे सिम्पटम्स और जो थॉट प्रोसेस होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें पहले एक्सेप्ट करें, उन्हें स्वीकार करें। क्योंकि आइडिया ये है कि हम इन्हें रेज़िस्ट करते हैं, इनसे बचने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने स्ट्रेसेस से बचने की, दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनका जो प्रभाव है, वो बहुत ही डिस्ट्रेसिंग, बहुत ही तनावपूर्ण हो जाता है। तो हमारे विचार, हमारी भावनाएं जिनसे हम दूर भाग रहे हैं, उनसे दूर भागने के कारण ही हम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। ये माना जाता है, ये देखा जाता है। तो एंजाइटी है तो किसी ना किसी नेगेटिव थॉट से हम दूर भाग रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं और इस बचने की प्रक्रिया में ही हमारी एंजाइटी बढ़ रही है। स्ट्रेस है क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते। डिप्रेशन है क्योंकि हम रियलिटी में पूरी तरह से शामिल नहीं होना चाहते। हम लोगों के प्रति अपने जो संबंध हैं वे बेहतर नहीं कर रहे, इस वजह से हमें किसी ना किसी तरीके का आइसोलेशन या लोनलीनेस होता है। तो एक्सेप्टेंस कैसे इंप्लीमेंट की जाए, एक्सेप्ट कैसे किया जाए अपने डिस्ट्रेस को, प्रॉब्लम्स को, यह सिखाती है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। और सबसे पहला इसका जो एस्पेक्ट होता है वो एक्सेप्टेंस पर बेस्ड होता है, मतलब स्वीकृति। दूसरा पार्ट आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब किसी तरीके का डेडिकेशन अपनी वैल्यूज, अपने आइडियल्स और अपने मोरल्स और जीवन में जिस चीज को आप सबसे ज्यादा प्राथमिकता, प्रायोरिटी देते हो, उस चीज के प्रति कमिटमेंट रखने से आप अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेटर कर सकते हो, हैप्पीनेस अटेन कर सकते हो, खुश रह सकते हो, सुखी रह सकते हो। तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी इस तरह से फोकस करती है हमारे अंदर चेंज को लाने के लिए। तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि कमिटमेंट से ही हम अपने किसी फ्यूचर के, किसी नियर फ्यूचर या डिस्टेंट फ्यूचर, शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल, उसके प्रति बहुत फोकस्ड रहेंगे और उसके प्रति अपने एक्शंस को इस तरह से मोटिवेट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि हम अपने लक्ष्य पूरे करते जाएं, अपनी वैल्यूज के मुताबिक जीते जाएं। और जब हम धीरे धीरे इन वैल्यूज के प्रति जीना शुरू करते हैं, इनको पूरा करना शुरू करते हैं, तो हमारी लाइफ जो है वो मीनिंगफुल हो जाती है, लाइफ जो है वो सेटिस्फेक्शन से भर जाती है और हम कहीं ना कहीं अपना डिस्ट्रेस कम कर पाते हैं। तो पहला है एक्सेप्टेंस लाना डिस्ट्रेस के प्रति, थॉट्स के प्रति, नेगेटिविटी के प्रति, प्रॉब्लम्स के प्रति। और दूसरा है किसी ऐसे काम में लग जाना जिससे कि हम अपने लाइफ में बहुत ही संपूर्णता का एहसास करें, कंप्लीटनेस का फील लेकर आए, अपने को और भी ज्यादा स्पिरिचुअल कह सकते हैं हम फील करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास की दुनिया से कनेक्टेड और हैप्पी महसूस कर पाए। तो इसके 6 कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला होता है कॉग्निटिव डिफ्यूजन, मतलब अपने अंदर सभी नकारात्मक भावों को, नकारात्मक विचारों को केवल ऑब्जर्व करना, केवल देखना और उनके प्रति किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ना देना, रिएक्ट ना करना, चिड़चिड़ापन ना रखना, ये ना कहना कि ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, किसी तरह का जजमेंट ना देना, ये ना कहना कि ये विचार क्यों आया या वो विचार क्यों आया। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन। दूसरा होता है एक्सपेंशन एंड एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस तो आया, जैसे मैंने बताया कि जो भी विचार हैं, जो भी भावनाएं हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेना। और साथ ही साथ एक्सपेंशन मतलब अपने नजरिए, अपने भावनाओं का, अपनी सोच का एक एक्सपेंशन करना, उसका फैलाव करना, ज्यादा से ज्यादा नए विचार, ज्यादा से ज्यादा क्यूरियोसिटी से भरे भावनाएं और उत्सुकता ये अपने अंदर लाना, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने नकारात्मक और सकारात्मक अनुभवों को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर पाए। तीसरा आता है कॉन्टैक्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट या बीइंग अवेयर, बीइंग प्रेजेंट इन द करंट मोमेंट, अभी और इसी वक्त, हेयर एंड नाउ, इसी वक्त मौजूद रहना, अवेयरनेस रखना अभी के पल में। मतलब यह है कि हमारा जो मन है वह पास्ट में चला जाता है, फ्यूचर में चला जाता है, परेशानियों में उलझ जाता है, इधर उधर की चीजें दिमाग में लाता रहता है, जिसका अभी के जो मोमेंट में जो आप कर रहे हैं, जो आपके लिए जरूरी है, उससे कोई संबंध नहीं होता। तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है, उसके प्रति अपनी अवेयरनेस लेकर आना, क्योंकि उससे आप ज्यादा सजग, ज्यादा अवेयर हो जाते हैं और इधर उधर की चिंताओं से दूर होकर जो सबसे जरूरी इस पल में है उसी पर फोकस कर पाते हैं और उसी पर ध्यान अपना केंद्रित कर पाते हैं। तो ध्यान लाना प्रेजेंट मोमेंट में और पूरी तरह से अवेयरनेस लाना कि इस वक्त क्या आपके शरीर में, मन में, भावनाओं में, माहौल में, एनवायरनमेंट में क्या घट रहा है, क्या जरूरी है, उस पर फोकस रखना, ये हो जाता है कॉन्टैक्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट या कनेक्शन विद द प्रेजेंट मोमेंट। चौथा आता है द ऑब्जर्विंग सेल्फ, अपने को ऐसा महसूस करें या ऐसे परिवर्तित करें कि आप खुद को केवल एक ऑब्जर्वर की तरह देख पाए।
मतलब मैं अपने आसपास हो रहे सभी अनुभवों, सभी घटनाओं, सभी भावनाओं, सभी विचारों का केवल एक ऑब्जर्वर हूं। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग। मैं केवल साक्षी हूं, केवल विटनेस कर रहा हूं या कर रही हूं, और मैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करने से खुद को रोकती हूं, बचाती हूं या बचाता हूं। मतलब मुझे किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी तरीके के परेशानी में अपने को इस तरह से इन्वॉल्व नहीं करना कि मैं केवल एक ऑब्जर्वर बन के ही उनको देखूं, समझूं, जानूं, ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग, ताकि मेरी थिंकिंग बहुत ब्रॉड हो सके और मैं उस सिचुएशन के हर पहलू को पूरी सटीकता और पूरी कंप्लीटनेस के साथ, संपूर्णता के साथ ऑब्जर्व कर सकूं, ध्यान दे सकूं, उन पर अपनी दृष्टि पूरी तरह से डाल सकूं। तो ऑब्जर्विंग सेल्फ होती है जो पार्टिसिपेट नहीं करती, केवल ऑब्जर्व करती है। एक तरीके का डिटैचमेंट होता है इसमें कि हम परिस्थितियों का हिस्सा हैं, पर फिर भी हम उन परिस्थितियों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम हर चीज को केवल एक डिस्टेंस से, एक दूरी से घटता हुआ देख रहे हैं। या ये कहें कि एक तरीके का साइकोलॉजिकली सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है। जैसे हम कोरोना के टाइम में अभी सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं, यहां पर एक तरीके की साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग हो जाती है जो हम इसमें कर रहे हैं, जिसमें कि हम डिटैच्ड रहते हैं। पांचवा आता है वैल्यूज की क्लैरिफिकेशन। वैल्यूज मतलब अपने जीवन में जो आपके मोरल प्रिंसिपल्स हैं, मोरल वैल्यूज हैं, जिनके प्रति आप अपने जीवन को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने जीवन में जिनकी पूर्णता चाहते हैं, जिन मूल्यों के आधारों पर आप अपने जीवन को केंद्रित करना चाहते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में अच्छी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, तो आप रिलेशनशिप्स को वैल्यू देते हो। आप अपने काम के प्रति बहुत कमिटेड रहना चाहते हो, आप अपने काम को बहुत अच्छा, बेस्ट और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हो, तो वो आपकी वैल्यू हो जाती है। आप अपने फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहना चाहते हो और अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहते हो, उनकी मदद करना चाहते हो। ये हो सकता है कि आप एक अच्छा फ्रेंड बनना चाहें, तो ये आपकी वैल्यू हो सकती है। वैल्यू हो सकती है कि आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हर चीज़ में, भले ही वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फैमिली को ही आगे रखते हैं। ये आपकी वैल्यू हो सकती है। आपकी वैल्यू हो सकती है कि आप अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति कमिटेड रहना चाहते हैं, उसके प्रति आप अपना फर्ज निभाना चाहते हैं, भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, या किसी तरीके से अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये आपकी वैल्यू हो सकती है। तो वैल्यूज होती हैं, मतलब हम किन चीजों को अपनी लाइफ में वैल्यू दे रहे हैं, सिंपल सा मतलब है। क्या चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, जिसके प्रति हम पूरा जीवन भी व्यतीत कर दें, तो भी हम अपने को बहुत ही संपूर्ण, बहुत ही कंप्लीट और बहुत सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड महसूस करेंगे। लास्ट आता है छठा, कमिटेड एक्शन। कमिटेड एक्शन का मतलब ये है, जब आपने हर तरह से अपने मन को, अपनी भावनाओं को पूरा एक्सेप्ट कर लिया शुरू के स्टेप्स में और अपनी वैल्यूज डिसाइड कर दी, अब इन वैल्यूज के प्रति एक्शन लेना कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ, पूरी इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, जिससे आप हिलेंगे नहीं, आप डामाडोल नहीं होंगे, आप फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, इनस्टेबिलिटी फील नहीं करेंगे। एक स्टेबल एटीट्यूड के साथ अब आपको लगे रहना है, फोकस में रहना है, केंद्रित रहना है, अटेंशन बनाए रखना है और पूरा कमिटेड रहना है जब तक कि ये वैल्यूज, ये गोल्स आपके पूरे ना हो जाएं। तो वैल्यूज डिसाइड करते हैं आपके काम की क्वालिटी को, किस तरह से, क्यों करना चाहते हो और किन गोल्स को अचीव करना चाहते हो। कमिटेड एक्शन आता है कि आप उस पे लग के पूरी तरह से रम जाना चाहते हो, मतलब इन्वॉल्व हो जाना चाहते हो, पूरे डूब जाना चाहते हो, पूरे एब्जॉर्ब कर लेना चाहते हो अपने को अपने काम में। तो वो होता है कमिटेड एक्शन। मतलब आपको इससे हटना नहीं है और सुबह हो या शाम हो, आपको केवल उसी काम को पूरा करने में लगे रहना है, अपनी वैल्यूज को निभाने में लगे रहना है। ये हैं 6 प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के। अब अगर आप सिख हैं, या आपको अगर पता है कि सिखिज्म के ये 3 स्तंभ क्या होते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये 6 के 6 प्रिंसिपल्स तीनों पिलर्स से रिलेट करते हैं, मैच करते हैं। पर अगर आप सिख नहीं हैं, अगर आप कोई और धर्म को बिलोंग करते हैं, या आप इसको थेरेपी के कंटेक्स्ट में समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरह से यह जो नियम है थेरेपी के, ये कैसे 3 जो स्तंभ हैं सिख धर्म के, उससे भी रिलेट करते हैं, तो अब मैं आपको वो बताता हूं। पहला आता है नाम जपो, जो कि पहला पिलर है, पहला स्तंभ है। नाम जपो मतलब गॉड के नाम पर मेडिटेट करो, मतलब वाहेगुरु नाम पर आपको मेडिटेट करना है। एक ओंकार सतनाम, इस मंत्र पर, या कहें कि इस फ्रेज पर, इस एफर्मेशन पर, इस थॉट पर, इस विचार पर आपको मेडिटेट करना है। आपको अपने गॉड से कनेक्शन बनाना है, आपको अपने गॉड को हमेशा याद करना है, जिसे कहा जाता है सिमरन करना है। याद रखना है गॉड को हमेशा कि वे आपके साथ हैं, आपके लिए हर सुख दुख में वे आपके साथ हैं।
आपके सभी काम सफल करते हैं, पूरे करते हैं और गॉड को थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि गॉड ने अब तक आपको जो भी दिया, जो भी ब्लेसिंग्स गॉड की आपके साथ रही, उनसे आपका जीवन सफल हुआ है, आपके लाइफ में खुशियां आई हैं और किसी ना किसी तरीके से जो परेशानियां हैं वो गॉड आपका टेस्ट ले रहा है। तो ये जो कनेक्शन है जो आप गॉड से बनाते हैं, गॉड को हमेशा याद रखते हैं, वह हम करते हैं नाम जपों में, या ये कहें कि नाम जपों का ये मीनिंग होता है, नाम जपना, रिमेंबर करना गॉड को। ये जो आइडिया है, ये जो नाम जपों का टेक्निक है जिसे हम कहें, ये स्पिरिचुअल क्वालिटी की है, मतलब इसमें गॉड के साथ आपको कनेक्ट करना होता है। जरूरी नहीं कि अगर आप गॉड में बिलीव करते हो तो ही आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करना है या तभी ये काम आएगा प्रिंसिपल। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप एक गॉड, एक ओमकार, मतलब भगवान का एक ही रूप है, या कहें कि सबका मालिक एक, हर तरफ एक ही गॉड है, अगर आप एक ही गॉड में विश्वास रखते हैं और मानते हैं और समझते हैं और किसी तरह से उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इस नियम का, इस प्रिंसिपल का बहुत फायदा उठा पाएंगे, या ये कहें कि इसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। पर अगर आप गॉड में मेडिटेट नहीं करना चाहते, गॉड में बिलीव नहीं करते, या आपको करने में मुश्किल होती है, या आपको यह मानने में मुश्किल होती है, तो भी नाम जपना आप फॉलो कर सकते हो। यहां एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी की एक जो सबसे मेन टेक्निक है, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, वो काम आती है। नाम जपो को अगर मैं एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी के प्रिंसिपल से रिलेट करूं तो उसमें दो चीजें आएंगी। पहला तो आएगा जो शुरू के चारों प्रिंसिपल्स हैं वो सब नाम जपने में इंक्लूड हो जाएंगे, या मैं कहूं कि नाम जपो का जो प्रिंसिपल है उसको हमें थोड़ा एक्सपेंड करके देखना होगा, उसको हमें एक नए सिरे से समझना होगा, ताकि हम ये देख सकें कि किस तरह से एसीटी के जो चार कोर प्रिंसिपल्स थे, पहले चार, वो कहीं ना कहीं नाम जपने से रिलेटेड है और उसमें माइंडफुलनेस को हमें समझना जरूरी है। माइंडफुलनेस अभी मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं किया, पर माइंडफुलनेस एक ऐसी टेक्निक है जो है तो बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक, पर उसे साइकोलॉजी में, साइकोथेरेपी में यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, जिससे कि हम अपने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, स्ट्रेस कम कर सकते हैं, एंजाइटी और डिप्रेस्ड मूड को रिलीव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। माइंडफुलनेस कहती है कि प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस लाओ, ध्यान लगाओ, अटेंशन लेकर जाओ, पूरी तरह से अपने को शांत करने की तरफ आगे बढ़ो। नाम जपने से गॉड में, या गॉड के नाम में ध्यान लगाने से, गॉड का नाम जपने से आप क्या कर रहे हैं? आप मेडिटेट कर रहे हैं। तो अगर हम मेडिटेशन का प्रिंसिपल समझें, ध्यान लगाना, एक ही जगह ध्यान को केंद्रित करना, हमेशा यह समझना कि गॉड हमारे साथ है, गॉड हमें देख रहा है और गॉड हमारी हर बात को, हर चीज को, हर एक्शन को ऑब्जर्व कर रहा है, और गॉड की हर वक्त अवेयरनेस रखना कि वो सब जगह है, हर वक्त मौजूद है, हमेशा मेरे साथ है, वो हर कण कण में है, परमात्मा हर जगह मौजूद है। ये फीलिंग, ये थॉट, ये सेंस ऑफ डिविनिटी, मतलब कि गॉड मेरे आसपास है, हर जगह है, यही हम माइंडफुलनेस में भी करते हैं। माइंडफुलनेस में हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम प्रेजेंट हैं, हम केवल थॉट्स नहीं है, थॉट से बड़ा भी कुछ है, थॉट से ज्यादा एक्सपेंसिव, विशाल, वह भी कुछ है। तो केवल मेरी इमोशन, मेरी एंजाइटी, मेरी नेगेटिविटी, मेरा डिप्रेशन, मेरा एंगर, वही सब कुछ नहीं है, उससे बड़ा भी कुछ है, उससे बड़ा भी है जिसमें मैं रम सकता हूं, जिसके प्रति मैं और ज्यादा अवेयरनेस ला सकता हूं। तो जो चार प्रिंसिपल्स हैं, कॉग्निटिव डिफ्यूजन, मतलब केवल अपने विचारों को सच ना माने, विचारों से परे भी कुछ है, विचारों से ऊपर भी कुछ है, विचारों में इतनी ताकत नहीं है, विचारों को इतनी ताकत नहीं देनी कि हम उनसे अपने को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि इससे भी बड़ा कुछ है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या मेरी स्पिरिट है, मेरी सोल है, मेरी आत्मा है, या परमात्मा है। किसी ना किसी तरह से मुझे हर वक्त याद रखना है कि मैं केवल ये थॉट नहीं हूं, मैं केवल ये इमोशन, ये नेगेटिविटी नहीं हूं। मुझे इस थॉट में, इस इमोशन में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना, क्योंकि ये पूरा सच नहीं है। तो अल्टीमेट ट्रुथ, नाम जपना किसका? अल्टीमेट ट्रुथ का, गॉड का। एक ओंकार सतनाम, एक ही सच्चा नाम है, वह है भगवान का, वह है परमात्मा का। तो मुझे केवल और केवल अपने ट्रू सेल्फ के साथ, अपने सच्चे, जो मेरे अंदर जो सेल्फ है, जो आत्मा है या परमात्मा है, उससे कनेक्ट करना है। तो वो जो कनेक्शन है वो मुझे स्टैब्लिश करना है। तो वो आ जाता है कॉन्टैक्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट और एक्सपेंशन एंड एक्सेप्टेंस में, जो मैंने अभी बात की थी चार कोर प्रिंसिपल्स की, शुरू वाले चार कोर प्रिंसिपल्स, उनमें ये आते हैं। तो कॉग्निटिव डिफ्यूजन मतलब विचारों से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं करना, विचारों को सच नहीं मानना, विचार ही सब कुछ नहीं है, भावनाएं, नेगेटिविटी ही सब कुछ नहीं है, उससे परे भी कुछ है। एक्सपेंशन एंड एक्सेप्टेंस, अपने को फैलाओ, अपने मन में और बड़े बड़े विचार लाओ,
मेरे अलावा भी बहुत कुछ है, मैं स्वार्थी नहीं रहना चाहता या रहना चाहती, केवल मेरा स्वार्थ ही सब कुछ नहीं है, मेरी इच्छाएँ सब कुछ नहीं है, मेरी इच्छाओं से परे भी बहुत कुछ है। मुझे अपने सुख-दुःख सबको एक्सेप्ट करना है क्योंकि इसके परे बहुत कुछ है जो मेरे लिए या तो वेट कर रहा है या परमात्मा मेरे लिए कुछ चाह रहा है, जो वह कुछ करना चाहता है, जो मुझे कुछ मैसेज या लेसन देने की कोशिश कर रहा है। तो मैं केवल अपनी इच्छा, अपनी सोच, अपनी नेगेटिव थॉट से भी परे उससे कुछ बड़ा या बड़ी हूँ। अपने को फैलाना, जो ऑब्जर्विंग सेल्फ वाला जो प्रिंसिपल है वो इस पर सबसे ज्यादा फोकस करता है कि मैं केवल इतनी लिमिटेड कॉन्शियसनेस नहीं हूं, मेरी चेतना इतनी लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए, इस चेतना से बड़ा भी कुछ है। मैं फैला हुआ हूं, मैं फैली हुई हूं, मैं इस पूरे संसार में हर व्यक्ति से किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हूं, हर चीज, हर जीव जंतु, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज और बड़ी से बड़ी चीज से कनेक्टेड हूं। मैं केवल एक ऑब्जर्वर हूं, मैं केवल ऑब्जर्व कर रही हूं या कर रहा हूं, और चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति, सब मेरा हिस्सा है, सबका मैं हिस्सा हूँ और सब मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरा कनेक्शन है सबसे, मैं इनसे अलग नहीं हूँ, मैं इनके जैसी हूँ या इनके जैसा हूँ, मैं इनसे किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हूँ। तो ये जो पूरा आइडिया है नाम जपने का, मेडिटेट करने का, वो बहुत कुछ इंक्लूड करता है। वो हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी अवेयरनेस को, हमारी चेतना को एक्सपैंड करने का, फैलाने का, बढ़ाने का, ब्रॉड करने का, बियॉन्ड ले जाने का काम करता है। ये नाम जपना, मेडिटेट करना, मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, ये केवल ध्यान लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुझे गॉड का बस नाम बोलना है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, केवल इतने पर केंद्रित नहीं है ये एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी के 4 प्रिंसिपल्स। ये 4 प्रिंसिपल्स कहते हैं कि नाम जपने में, केवल नाम जपने के अलावा बहुत कुछ है, बहुत कुछ शामिल है उसमें, बहुत कुछ किया जा सकता है। नाम जपने के अलावा एक बहुत बड़ा फील, बहुत बड़ा थॉट, बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव लिया जा सकता है, नजरिया लिया जा सकता है। उस नजरिए की जरूरत है, वो नजरिया नाम जपना है। तो हो सकता है आप केवल नाम जपने का मतलब ये समझते हो कि केवल नाम ही जपना है। नहीं, नाम जपने में मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने को गॉड से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने को फैला रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि मैं इस इमोशन, इस थॉट से भी परे बहुत कुछ हूं, या इससे परे भी एक सच है। एक ही सच्चा नाम है या सच्ची आइडेंटिटी है। नाम का मतलब है आइडेंटिटी, एक ऐसी चीज है जिससे मैं कनेक्टेड हूं। वो चीज, उसको नाम हमने दिया वाहेगुरु, या हमने नाम दिया भगवान, परमात्मा या अल्लाह। वो भगवान बेसिकली एक है, तो मैं केवल उससे कनेक्ट हो रहा हूं या कनेक्ट हो रही हूं। ये है इन चारों प्रिंसिपल्स का कहीं ना कहीं मीनिंग। ये चारों प्रिंसिपल्स अपने में ये सारी चीजें टुकड़ों टुकड़ों में किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व करके, इंक्लूड करके रखते हैं। तो जब आप बोलते हैं वाहेगुरु, मतलब आप केवल अपने गुरु से, केवल अपने भगवान से ही कनेक्टेड नहीं है, आप उस गुरु और उस भगवान से कनेक्ट होने में और भी अपने अंदर चेतना का एक एक्सपेंशन, एक फैलाव कर रहे हैं। दूसरा आता है कीरत करो। कीरत करो से पहले मैं चाहूंगा कि हम थर्ड वाले प्रिंसिपल पर पहले बात करें, वंड छकना। इसका मतलब होता है शेयरिंग वैल्यूज। मेनली इसका मतलब होता है शेयर करना, बांटना, जिसमें बेसिक नीड्स से लेकर बड़ी नीड्स भी हो सकती हैं। मतलब बेसिक नीड्स जैसे रोटी कपड़ा मकान, इसको बांटना है। बेसिक जरूरतों को बांटना है, दूसरे की जरूरतें पूरी करनी है, अपने मतलब अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना, जिसमें पैसा भी आ सकता है, एक स्पेस आ सकता है। स्पेस मतलब हम कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह है हमारी, उसको भी हमें बांटना है किसी के साथ। अपना ज्ञान हो सकता है, ज्ञान बांटना है। अपनी भावनाएं हैं, उसको बांट रहे हैं, दूसरों को उसमें शामिल कर रहे हैं। अपनी लाइफ में किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। शादी ब्याह करना, बच्चे करना, दोस्त होना, वर्क प्लेस पर जहां हम काम करते हैं वहां उन लोगों के साथ अच्छा समय बिताना, उन लोगों के साथ घुल मिल के रहना और किसी तरह से उनकी जरूरतें पूरी करना या उनकी मदद करना, ये सारा वंद छकना इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो केवल किसी एक जगह लंगर करना, केवल इसका मतलब ये नहीं होगा। केवल किसी गरीब को पैसा देना या गरीब की मदद करना, केवल इसमें वो नहीं होगा, इसमें बहुत कुछ होगा। यहां पर हम आते हैं वैल्यूज वाले पॉइंट पर, वैल्यूज क्लैरिफिकेशन, जो 5वां पॉइंट है एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी का। ध्यान रखें, ये जो मैं एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूं ये कहीं ना कहीं थेरेपी से लिंक करके दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हमें इसके अलग और डिफरेंट मीनिंग समझने ही हैं, इसके और बेटर और थेरेप्यूटिक मीनिंग समझने हैं। तो केवल हम स्पेसिफिक चीज पर फोकस ना रहें। हम गलती क्या करते हैं, एक ही चीज पर फोकस्ड रहते हैं। नहीं, वंद छकने का मतलब है लंगर करना, लंगर बांटना या किसी गरीब की मदद करना। नहीं, सिर्फ चैरिटी नहीं है उसका मतलब, सिर्फ चैरिटी में पैसा शेयर करना ही उसका मतलब नहीं होता।
शेयरिंग हर चीज की होती है, अपनी लाइफ के किसी हिस्से को किसी दूसरे के साथ शेयर करना। आप अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपनी फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप्स में कहीं भी कर सकते हैं वो। तो ये जो वैल्यूज की जो क्लैरिफिकेशन है, किस चीज के लिए आप अपने लाइफ में कमिट होना चाहते हैं, या ये कहें कि क्या वैल्यूज रखते हैं, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज है, ये सब शेयरिंग वाली जो वैल्यू है उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो एक तो मोटे तौर पे वैल्यू है शेयरिंग, जो कि वंद छकना मतलब इसका ट्रांसलेशन हुआ, मीनिंग हुआ। बांटो, बांटना, शेयर करना। सेवा करना, सेवा करना आपकी एक वैल्यू हो सकता है। आप में कम्युनिटी फीलिंग है, आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो। तो वंद छकना केवल एक एक्टिविटी नहीं है, उसका मतलब है आप अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें शेयर कर सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज अपनी रख सकते हो, भले वो फैमिली हो या वर्क प्लेस हो, या भले वो आपकी सोसाइटी या आपकी कंट्री हो या आपका रिलीजन हो, कुछ भी हो सकता है वो। अब हम आएंगे किरत करो पे। किरत करो मतलब अपने लाइफ में जो आपकी ड्यूटीज हैं, मोरल ड्यूटीज हैं, आपकी जो अपने कर्म हैं, आपके जो अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं, उनको पूरा करना, उनको निभाते जाना, ये आ जाता है कमिटेड एक्शन में। लास्ट पॉइंट, लास्ट जो प्रिंसिपल है एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी का, वह है कमिटेड एक्शन। ऐसी एक्शन लेना जिसके प्रति आप कमिटमेंट रखें, कमिटेड रहें, पूरा करें उसको, और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते जाएं कमिटमेंट के साथ, जिन्हें पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि वही आपकी लाइफ में आपको मीनिंग और फुलफिलमेंट देंगे। किरत करो मतलब कर्म करो, कर्म करते जाओ, निस्वार्थ कर्म करो और उन्हें पूरा करो, और केवल कर्म पर ही अपना ध्यान फोकस करो, क्योंकि वही आपको एक मीनिंग देगा लाइफ में। तो यदि आप किसी भी अपने लाइफ की वैल्यू के प्रति कमिटेड हैं, मतलब आप किरत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो आप दोनों चीजें पूरी कर रहे हैं। मतलब एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं, जीने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यह जो कमिटेड एक्शन है, यह आपकी लाइफ के उन वैल्यूज को पूरा करने में आपको मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए एक्शन, कर्म, किरत, इन पर आपको फोकस करके रखना है। इस तरह से आप अपने को सेटिस्फाइड फील करते हैं, संपूर्णता, कंटेंटमेंट, जो कि एक वैल्यू होती है सिख धर्म के अकॉर्डिंग। सिख धर्म की वैसे कुछ 5 वैल्यूज भी हैं, जिन पर फिलहाल मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूं, पर अगर हम देखें तो वैल्यूज में हम उन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इन 3 पिलर्स के अलावा सिख धर्म में 5 वैल्यूज भी आइडेंटिफाई की गई हैं, जिनमें आती हैं, पहले आता है सत्य मतलब ट्रुथ, फिर आता है दया, करुणा मतलब कंपैशन, फिर है संतोख मतलब संतोष, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, निम्रत, ह्यूमिलिटी, और लास्ट आता है प्यार, प्रेम मतलब लव। तो ये 5 वर्च्यूज या 5 वैल्यूज जो हैं, ये सिख धर्म में आइडेंटिफाई की गई हैं। और ये जो 5 वैल्यूज हैं जिनके बारे में बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग सिख लोग अपने जीवन का निर्वाह करने की कोशिश करते हैं। ये भी वैल्यूज हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज क्लैरिफिकेशन वाले पॉइंट में, जो 5वां पॉइंट था, ये भी है। साथ ही साथ अगर हम शेयरिंग को भी लेकर चले तो वो भी एक वैल्यू है, जिसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड है। और इन सभी वैल्यूज के प्रति कमिटेड होना कमिटेड एक्शन है, मतलब इन्हें पूरा करना, इनके अकॉर्डिंग अपने जीवन को डायरेक्शन देना, दिशा देना, उसको ढाल लेना। इस तरह से छठा प्रिंसिपल एसीटी का और तीसरा पिलर सिखिज्म का वो पूरा होता है, या ये कहें कि एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप हम इसको पूरा करते हैं। तो या तो हम कह सकते हैं तीनों सेपरेट हैं, पिलर्स जो हैं सिखिज्म के, तीनों अलग अलग हैं। आप एक करो, दूसरा करो, तीसरा करो, या तीनों करो या 2 करो, आपके अपने ऊपर है, आपकी अपनी श्रद्धा है। या आप तीनों को एक सीक्वेंस में भी कर सकते हैं, एक के बाद एक अपने लाइफ को इस तरीके से ले सकते हैं, स्टेज वाइज ले सकते हैं, या उसको कंसिडर कर सकते हैं इन तीनों को। एसीटी में भी इनको या तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, या अलग अलग चीजों को, अलग अलग स्टेप्स, प्रिंसिपल्स को अलग अलग लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कोई एक प्रिंसिपल ज्यादा, तो कोई एक प्रिंसिपल आप कम परफॉर्म कर सकते हैं, पर आमतौर पे इनको स्टेप बाय स्टेप लिया जा सकता है। हालांकि पूरा इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर पाना इतना कोई आसान नहीं होता है, ना ही ऐसा कई बार संभव हो पाता है, ऐसा कोई करता नहीं है। पर जब इनको समझा जाता है, थ्योरेटिकली समझा जाता है, तो इनको स्टेप बाय स्टेप 6 अलग अलग स्टेप्स में हम तोड़कर देख सकते हैं, या इन 6 एस्पेक्ट्स को, प्रिंसिपल्स को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये इंडिविजुअल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आपस में रिलेटेड भी है, और एक स्टेप वाइज भी फॉलो किए जा सकते हैं। पर हम ऐसा लेकर चलेंगे कि हम इन्हें इंडिपेंडेंटली लेकर चल रहे हैं। तो हो सकता है आपको अपने लाइफ की वैल्यूज की तो पूरी क्लैरिफिकेशन हो, पर आप अभी पूरी तरह से कमिटेड ना हो। या हो सकता है कि आपको वैल्यूज और कमिटमेंट की तरफ तो आपका पूरा ध्यान हो, पर आपकी जो कॉन्शियसनेस है,
आपका जो नाम जपने वाला जो स्टेज है, मतलब मेडिटेट करने वाली जो एबिलिटी है, वो पूरी तरह से आपने उसको विकसित नहीं किया है, उस पर पूरा वर्क नहीं किया है, तो इंडिपेंडेंटली वर्क किया जा सकता है या सबको साथ मिला के भी काम किया जा सकता है। तो वो 3 पिलर्स और ये 6 प्रिंसिपल्स दोनों एक समान हैं, एक जैसे हैं, बहुत फर्क नहीं है इनमें। हाँ, इस वीडियो में जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, जो मैंने आपसे चर्चा की, डिस्कशन की, उसमें मैंने इनको रिलेट किया और मैंने एक डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी दी। अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो हम एक सिंपल डेफिनेशन में बांध सकते हैं कि नाम जपने का मतलब ये है, कीरत करने का मतलब ये है और वंद छकने का मतलब ये है। पर अगर हम मेंटल हेल्थ और प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग देखें तो हमें बड़ा कुछ करना होता है, काफी सारी चीजें प्रैक्टिस में लानी होती हैं। उस नजर से अगर देखा जाए तो कॉन्शियसनेस पर भी काम करना है, अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर पूरी स्वीकृति लानी है, एक्सेप्टेंस लानी है, अपने सारे सुख दुख एक्सेप्ट करने हैं, मेडिटेट करके गॉड में मन लगा के कि ये सब मेरे जीवन का हिस्सा है, सब मेरे लिए और सब मेरे साथ हो रहा है, मैं इन सबको स्वीकार करता हूं या करती हूं। अपना नजरिया बढ़ाना है, अपने मन में, अपने विचारों में केवल अपने स्वार्थ या अपनी उन भावनाओं को ही नहीं देखना, उनके नजरिए से ही नहीं देखना, इसमें एक डिवाइन पर्सपेक्टिव भी इंक्लूड करना है कि मैं केवल विचार या केवल कुछ भावनाएं नहीं हूं, मैं इससे परे भी कुछ हूं या इससे परे कुछ है जो मुझसे कनेक्टेड है, जो मेरे को इन सब चीजों से बाहर आने में, मुक्ति दिलाने में, लिबरेशन में, मोक्ष में या एक तरीके की डिटैचमेंट में हेल्प कर सकता है। हालांकि हमें स्पिरिचुअल सेंस में बहुत नहीं सोचना तो भी चल जाएगा। हम अगर स्पिरिचुअल सेंस में बहुत ना भी सोचें तो भी हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो में थेरेपी से इसको जोड़कर एक्सप्लेन किया कि मेंटल हेल्थ के मामले में या अपनी पर्सनल प्रैक्टिकल लाइफ के मामले में भी हम एक नॉन स्पिरिचुअल मीनिंग भी, एक प्रैक्टिकल पर एक नॉन स्पिरिचुअल मतलब जिसमें गॉड या कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं भी हैं, तो भी हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं अगर हम इसको थेरेप्यूटिक लेंस की मदद से देखें। तो कहीं ना कहीं ये जो पिलर्स हैं ये थेरेप्यूटिक भी हैं। ये वीडियो मैं यही समाप्त करूंगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह जो मेरी इंटरप्रिटेशन है ये आपको जची होगी, शायद आपको अच्छी लगे, आपको सटीक लगी होगी या आपको इस पर कुछ सवाल भी होंगे। हो सकता है आपके सवाल जो हो वो कोई विरोध जताते हो या आपके जो सवाल हैं वे कुछ उत्सुकता, क्यूरियोसिटी जगाने वाले हों। तो नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं आपके सवाल, आपके मन में उठ रहे विचार। हो सकता है आपको पसंद ना आए ये बात कि भाई ये थेरेपी के साथ इसको क्यों रिलेट किया गया, ये तो रिलीजियस बात है, रिलीजियस चीज है। या आपको लगता है आप अप्रिशिएट करें कि अरे हमने ऐसे तो कभी सोचा नहीं था कि ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, पिलर्स हैं, ये इतना डीपर और इतना डिफरेंट मीनिंग भी रख सकते हैं कि इसको हम थेरेपी और मेंटल हेल्थ के मामले में भी सोच सकते हैं। मतलब हम चाहे तो इससे मेंटल हेल्थ बेटर कर सकते हैं और साथ ही थेरेप्यूटिक भी है ये। ऐसा भी हो सकता है कि आज की जो मॉडर्न थेरेपी है वो इन पुराने और इन रिलीजियस प्रिंसिपल्स को इस तरह से भी देखती है, इस तरह से भी उनमें डिस्क्राइब किया गया है थेरेपीज में रिलीजियस प्रिंसिपल्स को। हाँ, जरूर ऐसा है। ऐसे और भी कई सारे विचार हैं जो मैं आगे आपसे कभी शेयर करूंगा। ऐसे और भी बहुत से प्रिंसिपल्स हैं सिख धर्म में, हिंदू धर्म में, जो थेरेपी में भी मिलते हैं, उनमें भी उनकी इंटरप्रिटेशन बनाई गई है। बहुत सारे आजकल जो थेरेपीज हैं, थेरेप्यूटिक आइडियाज हैं, वो इसी पर बेस्ड हैं कि हम अपनी लाइफ को कैसे ज्यादा स्पिरिचुअल और वैल्यू ओरिएंटेड बनाएं, वर्च्यूज अपने कैसे डेवलप करें, जो कि हमेशा से धर्मों का पूरा फोकस इसी पर रहा है। इसी पर धर्मों ने हमेशा वर्क किया है या धर्म गुरु जितने भी रहे हैं उन्होंने हमारी लाइफ को ज्यादा वैल्यू ओरिएंटेड बनाने की तरफ ही वर्क किया है। तो आजकल थेरेपीज भी यही कर रही हैं। इन्हें हम थर्ड वेव थेरेपी कहते हैं। पहले एक थेरेपीज थी जो अनकॉन्शियस माइंड को रिजॉल्व करने में वर्क करती थी, फोकस करती थी। फिर एक वेव आई जिसमें विचारों को और व्यवहारों को चेंज करने पर जोर दिया गया। अब एक थर्ड वेव है जिसके अंदर हमारी वैल्यूज, हमारे मूल्य, हमारे मोरल्स, हमारी लाइफ के प्रति कमिटमेंट, इच्छाएं, उन पर वर्क करने के लिए हमें कहा जाता है, ट्रेन किया जाता है, कोच किया जाता है या बताया जाता है, समझाया जाता है। तो कहने को तो एडवांस हो गई थेरेपी, पर कहीं ना कहीं वो अतीत के जो रिलीजन्स हैं, पुरानी जो फिलोसफीज हैं, उसी से कहीं ना कहीं कनेक्ट हुई हैं। खैर वो एक अलग एरिया ऑफ डिस्कशन है, उस पर कभी आगे बात करूंगा कि कैसे एसीटी या जो थर्ड वेव थेरेपीज हैं वो कैसे अलग अलग रिलीजन से कनेक्टेड हैं। इस पर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, बहुत सारे वीडियोस बनाए जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने कुछ व्यूज दें, अपने कुछ क्वेश्चंस पूछें,
साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो से मदद मिल सकती है या उनके काम आ सकती है या दूसरे लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे। और आप चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सी वीडियोज़ बनाता हूँ जो होती तो मेंटल हेल्थ पर फ़ोकस्ड है, पर उसमें मैं अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स पर बात करता हूँ और आगे आने वाले टाइम में स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव्स पर भी बात करूँगा। यह मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ के कनेक्शन को बताया है, या ये कहें कि स्पिरिचुअलिटी के कुछ प्रिंसिपल्स को थेरेपी के प्रिंसिपल्स से कनेक्ट किया है। ऐसी वीडियोज़ शायद ही आपको सुनने में और मिलें, शायद ही आप देखेंगे यूट्यूब पे कि इस तरह की कोई वीडियोज़ होंगी। तो ये मेरा पहला और सबसे अलग इनिशिएटिव है और मैं इसे आगे भी लेकर जाऊँगा, इस पर और काम करूँगा। धन्यवाद।